जैसा कि नाम है कि बर्ड फ्लू, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके द्वारा होने वाला रोग है। ये किसी भी तरह की जो पक्षियों की जातियां हैं, प्रजातियां आप कह सकते हैं, मान लो कमर्शियल बर्ड्स हैं या जो वाइल्ड बर्ड्स हैं या वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी जो दूसरे देशों से यहाँ पे खासकर सर्दी के मौसम में आते हैं, उनमें ये बीमारी कभी भी हो सकती है और मृत्यु दर भी इसमें अलग अलग रह सकता है। लेकिन और ये इन सभी पक्षियों में ये बीमारी होती है। तो क्या है ये जो वायरस है, इसके बारे में कुछ विस्तार से? जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी कई प्रकार हैं। अगर इसके हम देखें, इसका एच ए और एन ए एंटीजन, उसके बेस पे हम इसके कई कम्बिनेशन बनते हैं। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि जो भारत में अलग अलग राज्यों में मृत्यु चल रही है, इसमें इसकी एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं H5N8। ये जो प्रकार है, ये पक्षियों के लिए घातक है, लेकिन इसका मनुष्य जाति के ऊपर ज़्यादा असर नहीं है। आज तक ऐसी कोई अभी रिपोर्ट नहीं है जो ये कहे कि जो H5N8 इन्फ्लुएंजा की प्रकार है, इसका मनुष्य जाति पे असर पड़ता हो। सर, इसमें और भी कई टाइप्स हैं जो मनुष्य के लिए घातक हो सकती हैं। हाँ, इसमें और भी कई प्रकार हैं और सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो है H5N1। जब ये हो तो हाँ, उस समय हम ये मानते हैं कि जिसको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ या ज़ूनोटिक इम्प्लीकेशन उसकी ज़्यादा रहती है, वो एक प्रकार है। ऐसी और भी है एक दो, पर ये ज़्यादा मानी जाती है कि H5N1 का जहाँ भी इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर ये थोड़ा सा हमें सावधानी और ज़्यादा बरतनी पड़ती है कि ये मनुष्यों में न जा सके। किस तरह से फैलता है सर, क्या कारण है? ये जो इन्फ्लुएंजा का पक्षियों में रोग है, ये हवा के जरिए भी फैलता है, जिस और बीट के जरिए भी फैल सकता है। और ये हम भी या कोई लेबर भी, कोई भी ऐसी जो मैकेनिकल मूवमेंट जब भी होगी या एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाना, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। लेकिन फार्म के अंदर ज़्यादातर हवा के जरिए या जिनकी बीठों में भी कई बार वायरस के जो विषाणु हैं, जो वायरस है, ये काफ़ी निकलती है, उसके कांटेक्ट में भी अगर दूसरा ठीक ठाक पक्षी आता है तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। खास तौर पे सर किन पक्षियों में ज़्यादातर ऐसा है? मुर्गी पे ज़्यादा नाम आ रहा है या? देखिए, अगर हरियाणा का हम लेके चलें तो जो बरवाला पंचकुला में इसके केसेस आए हैं, वो ज़्यादातर कमर्शियल बर्ड में आए हैं और जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसमें ज़्यादा मिले हैं। लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें, जैसे अगर आप हिमाचल पे जाएं, हिमाचल में प्रवासी पक्षियों में ये बीमारी ज़्यादा मिली है। लेकिन अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र और राज्यों में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो यहाँ कौओं में ज़्यादा ये बीमारी मिली है। तो ऐसा भी है सर कि कुछ चुनिंदा जानवर ही इसकी चपेट में आते हैं, सभी पक्षियों में? देखिए, बीमारी सभी पक्षी में हो सकती है। थोड़ा सा हम ये मानते हैं कि जिस तरह कौवों की मांस खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये किसी ऐसी जगह कांटेक्ट में आ गए जहां इनको ये चीज़, इन्फेक्टेड जो मटेरियल है वो मिल गया, जिससे बीमारी ये फैल रही है। तो वो एक इंस्टेंस हो सकता है। लेकिन अभी बाकी किसी भी पक्षी की प्रजाति जो है उनमें ये बीमारी नहीं देखने को मिली। ज़्यादातर कौवों से ही रिपोर्ट हो रही है। तो अगर मास लेवल पे अगर इस तरह का फैलता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? देखिए, खासकर इसका ये है कि भाई, मान लो अगर तो ये कमर्शियल में है, कमर्शियल का मतलब जो हमारी लेयर ब्रॉयलर या ब्रीडर फ्लॉक्स आते हैं, अगर उनमें है तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि मृत पक्षी को कभी भी हम खुले में न छोड़ें, उनको हमेशा दबाने का काम करें। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, एक निर्धारित गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइन के तहत हमें हर चीज़ के ऊपर कार्य करना पड़ता है। और भी, आप चाहे उसका लिटर है वो भी वो बीमारी फैला सकता है, उसको भी दबाने का है, मृत पक्षियों को दबाने का है और साफ सफाई का है। तो ये हमें सारा ध्यान उन चीज़ों पे रखना पड़ता है।
दूसरा ये है कि मान लो अगर हमें भी कहीं पे भी कोई मृत पक्षी मिल जाता है, जिस तरह कौवा है या कोई और भी है, ये नहीं है कि वो हमेशा ही इन्फ्लुएंजा के द्वारा केसेस हैं। आजकल सर्दी ज़्यादा, सर्दी से भी मृत्यु कई बार हो जाती है। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ऐसा है तो जो उसके आसपास पशु चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय पे इसकी खबर जरूर दें, ताकि जो भी वहाँ पे पशु चिकित्सक है वो इस चीज़ को देख सके और उसके अगर सैंपल कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर सके, और अगर मान लो कहीं भी सैंपल भेजने हैं तो वो उसके तुरंत कार्रवाई कर सकता है। तो ये चीज़ देखने वाली ज़रूरी है कि हमारी ड्यूटी यही है कि हम कोई भी कहीं पे भी अगर ऐसा मिले तो ज़रूर बताने की कष्ट करें। ये एपिडेमिक के तौर पे अगर सामने आता है स्टेट में, तो लुवास की क्या भूमिका रहेगी इसके लिए? इसमें अगर हम दो चीज़ों के मान के चलें, भारत सरकार की इन्फ्लुएंजा के ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान है, जिस एक्शन प्लान के तहत कुछ चीज़ें ब्रॉडली बताऊंगा, वैसे तो वो बहुत बड़ा है। कि एक तो यह है कि मान लो कहीं पे भी मृत्यु है, वहाँ के सैंपल लेना, सैंपल को डिस्पैच करना, डिस्पैच करके अगर वहाँ से रिपोर्ट कंफर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद एक एक्शन प्लान के तहत उस जगह को 1 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर एरिया में सैम्पलिंग और सर्वेलेंस का काम करना। 1 किलोमीटर के अंदर हम ज़्यादातर जितने भी पक्षी हैं उसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन का और तरीके हैं जो कार्य उस एक्शन प्लान के तहत हम करते हैं। लुवास का जो कार्य है, लुवास ये है कि हरियाणा सरकार में पशुपालन विभाग की जब भी उनको ज़रूरत होती है तो उसमें मदद करता है। अब जिस तरह मान लो बरवाला से भी सैंपल ले रहे थे, हम भी यहाँ से एक टीम गई थी, उनकी मदद भी की है सैंपल कलेक्शन में, भोपाल भेजने में, और वो कार्य स्टेट के साथ मिलके, पशुपालन के साथ मिलके उनको ये फैसिलिटी लुवास देता है। दूसरा, अभी भारत सरकार ने एक और भी किया है कि सारा काम, क्योंकि ये भोपाल के पास था, तो उसमें प्रीलिमिनरी टेस्टिंग का काम जो इसका एवियन इन्फ्लुएंजा का है, वो राज्य सरकारों को भी कहा है कि भी अगर आपके पास कहीं भी BSL-2 की फैसिलिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूट जिस भी राज्य में अगर वो कर सकता है तो उसको वो काम जरूर करना चाहिए, ताकि लोड जो भोपाल के ऊपर है उसको कम किया जा सके। ये प्रीलिमिनरी टेस्टिंग है, तो उस प्रीलिमिनरी टेस्टिंग में हम भी आगे जल्दी ही इस कार्य को शुरू करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग का करेंगे, और वो टेस्टिंग के साथ स्टेट को भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसका रेगुलर सर्वेलेंस का प्लान चलता रहता है, सैंपल कलेक्ट होते हैं, आज के दिन वो जलंधर जाते हैं, तो हो सकता है कि हम जल्दी ही एक प्लान बना के वो सारे सैंपल लुवास में टेस्ट करने लगे।